हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एनबीएफसी सेक्टर के अंदर में काम करती है जिसका नाम है लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस। इसका आईपीओ आने वाला है और जो आईपीओ है वो 29 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 158 का अपर बैंड इन्होंने सेट किया है और यहाँ पर कैपिटल कम ऑफर फॉर सेल ये रहने वाला। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में पैसे जा रहे हैं और कंपनी के जो ऑलरेडी इन्वेस्टर प्रमोटर हैं वो भी अपना जो स्टेक है यहाँ पर बेचने का ट्राई करने वाले हैं। जो कंपनी की पूरी वैल्यू सॉरी यहाँ पे जो पैसे उठाए जा रहे हैं टोटल मिला के वो 254 करोड़ रुपए हैं, जिसमें से 165 कंपनी के पास में जा रहे हैं, बाकी 89 जो सेलर्स हैं उनके पास में यहाँ पर जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है दैट इज अराउंड 825 करोड़ रुपीज़। ये मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ रहने वाला है एंड यहाँ पर जो इसका इक्विटी कैपिटल बेस है जिसको हम बोलते हैं इक्विटी कैपिटल, वो आफ्टर दी आईपीओ 52 करोड़ रुपीज़ का रह जाने वाला है। सो दैट्स सॉरी 5 करोड़ 50 करोड़ 52 करोड़ के आसपास में रह जाना, राइट, बिल्कुल सही बोला मैंने। नेक्स्ट अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी का आरएचपी क्या बोलता है इस बारे में और कंपनी क्या काम करती है। तो एनबीएफसी है लोन बांटने का काम करती है और हाई इंटरेस्ट के ऊपर में लोन्स बांटती है बेसिकली। सो बेसिकली ये इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं वो उन कस्टमर्स को कैटर करती हैं जो कि जिनको नॉर्मल जो बैंकिंग स्ट्रक्चर होता है वहाँ से ईजिली लोन नहीं मिलता है, जिनका सिविल स्कोर होता है वो काफ़ी बेकार होता है सिविल स्कोर, एंड उनको ज़रूरत होती है पैसों की, तो ये इंटरेस्ट पे हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसे बांटते हैं। यूजुअली इनकी जो इंटरेस्ट रेट्स रहती हैं वो 20% से 30% के बीच में एवरेज रहती हैं। सो और यूजुअली इन कंपनियों को पैसा मिल जाता है 12% के आसपास इंटरेस्ट रेट के ऊपर में और ये 20% के इंटरेस्ट रेट पे आगे दे देते हैं। तो बीच में जो मार्जिन है ये 8% से लेकर के 20% के बीच में, 8% से 15% के बीच में कमाती हैं अच्छे से, राइट। उसी में इनको खर्चा निकालना है, कमाई करनी है एंड एवरीथिंग, राइट। तो जितना बड़ा एयूएम होगा इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जितने ज़्यादा लोन बांटेंगे उतना भी इसका कमीशन एंड उतनी बड़ी इनकी कमाई, राइट। सो अब देख लेते हैं कि कंपनी में जो मेनली स्टेक बेच रहे हैं वो सब में बेसिकली देखा जाए तो सब प्रमोटर्स ही देखने को मिल रहे हैं। साथ में कंपनी जो पैसे उठाती है, तो इस टाइप की जो एनबीएफसी कंपनी जब पैसे उठाती हैं तो उनका मेन काम होता है कैपिटल बेस बढ़ाना, क्योंकि सारी कंपनियों को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है कि जितना इन्होंने लोन बांट रखा है उसके हिसाब से इनके पास में कितनी कैपिटल है, इनकी खुद की कैपिटल कितनी है, तो वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है जिसको CRAR कहते हैं। वो इनको मेंटेन रखनी पड़ती है लगभग 15% के आसपास में। तो वही इनको बेस है वो बेस बढ़ाने वाला है, तो जिसका मतलब इससे भी ज़्यादा ये लोन बांट सकें, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोन बांट सकें। तो राइट, सो बेसिकली इस टाइप की कंपनियां ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी कंपनियां अभी रिसेंटली पिछले 1 साल के अंदर में बहुत सारी आई हैं। सबका सेम ही मोटो यहाँ पर नज़र आता है और उनका सेम ही मोटो नज़र आएगा ऑब्वियसली ना। कंपनी का आज के दिन चला कौन रहा है, तो दीपक बेद जी आज के दिन इसको चला रहे हैं और ये प्रमोटर्स अपना स्टेक भी बेच रहे हैं, ठीक ठाक। नेक्स्ट यहाँ पर इनके पास में जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 89% मालिकाना हक बिफोर दी आईपीओ था, लगभग 62% के आसपास में रह जाने वाला है आई गेस। लेट्स सी, या ओके 61% के आसपास में रह जाने वाला है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का और क्या क्या चीज़ें आपको देखने मिली। तो यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इनका जो आज के दिन जो चल रहा है CRAR वो 20% के आसपास में चल रहा है, दैट्स ग्रेट। और इसके आने के बाद में एक कंपनी जो है और भी अच्छे खासे लिमिट के ऊपर में लोन बांट पाएगी, दैट्स ग्रेट। नेक्स्ट कंपनी के आज के ऊपर कोई केसेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। दो कंपनी इस जिस टाइप के सेक्टर के अंदर में है उस टाइप के ऊपर में ज़्यादातर क्लाइंट्स के ऊपर में अच्छा खासा जो केस वगैरह वो करने पड़ते हैं, बिकॉज लोग जो हैं हायर इंटरेस्ट पे ले तो लेते हैं लोन बट बाद में चुका नहीं पाते हैं पैसा, तो फिर उन पे केस चलता है। तो वही केसेस यहाँ पर अच्छे खासे कंपनी द्वारा किए हुए देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी की जो शुरुआत है 96 के अंदर में हो गई थी, उसके बाद में इन्होंने ये सारी माइलस्टोन्स वगैरह अचीव किए हैं। 2001 में इनको एनबीएफसी का लाइसेंस मिल चुका था और यहाँ पर 100 करोड़ का ये जो AUM है ये 2017 में अचीव किया। फिर धीरे धीरे इन्होंने और जो माइलस्टोन्स हैं वो अचीव किए जिनको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। कंपनी की एक होल्डिंग कंपनी वे हिराक विनिमय प्राइवेट लिमिटेड, वो इस कंपनी का मैक्सिमम स्टेक होल्ड करती है एंड दीपक बेद जी इसको आज के दिन चला रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं और इस पर्टिकुलर सेक्टर में इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 550 मिलियन लगभग 5 करोड़ रुपए का ये जो है रेम्यूनरेशन लेते हैं। वाह, 5 करोड़ रुपए का रेम्यूनरेशन, दैट्स ग्रेट। अच्छा खासा ही यहाँ पर सैलरी कंपनी से उठा रहे हैं। दो कंपनी की साइज आज के दिन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है बट KMPs आर बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर उठाते हुए
दिख रहे हैं। दैट्स यूज। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में अगर हम लोग देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो ट्रेडमार्क्स हैं, लोगोज हैं, ये सब कुछ आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहे हैं। और साथ में कंपनी के अंदर में एम्प्लॉयज़ काम करें, मोस्टली जो है सेल्स पर्सन काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब सेल्स पर्सन लोन तो बांट देते हैं, बाद में रिकवरी भी करनी पड़ती है, तो सेल्स पर्सन के आधे के आसपास में रिकवरी एजेंट भी इनको रखने पड़ रहे हैं। दैट्स ओके, इस पर्टिकुलर सेक्टर की यही खासियत है। नेक्स्ट, जो भी कंपनी प्रॉपर्टीज यूज़ करती है मोस्टली सारी लीज पर है, बस एक रजिस्टर्ड ऑफिस है वो लीज पर नहीं है, वो ओन्ड है। नेक्स्ट, क्रेडिट रेटिंग्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी को ए नेगेटिव ए नेगेटिव विथ पॉजिटिविटी, मतलब स्टेबल एक होती है पॉजिटिव रेटिंग, स्टेबल रेटिंग है, तो मैं मोस्टली यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ए स्टेबल रेटिंग इनको मिल रही है। दैट्स ए गुड रेटिंग बाय द वे, नॉट दैट ग्रेट बट स्टिल इट्स गुड। बाकी इन्होंने जो एक चीज़ मेरे को तो समझ में आई कि 2023 के अंदर में इन्होंने रेटिंग्स करवाई थी, एक दूसरी ब्रिक वर्क रेटिंग्स, तो उन्होंने BBB+ रेटिंग दी थी, और बाद में इन्होंने एक्यूटी से कराई, इन्होंने ए नेगेटिव स्टेबल रेटिंग दी। मतलब ये BBB+ से ए नेगेटिव जो रेटिंग होती है ये अच्छी होती है, राइट। दोनों ही इन्वेस्टेबल कैटेगरी की, जो मतलब इन्वेस्ट किया जा सकता है, इस टाइप की कैटेगरी है। बट एक चीज़ है कि 2008 का जो सबसे बड़ा जो है वो पूरी इंडिया के अंदर में पूरे वर्ल्ड में देखने को मिला था, जो स्टॉक मार्केट क्रैश देखने को मिला था यूएस के अंदर में, उसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया था वो ये रेटिंग एजेंसीज ने किया था। ये रेटिंग कई बार क्या होती है, कंपनियां जो है रेटिंग्स पैसों के नाम पे बेच देती हैं, उस टाइम पे ये देखने को मिला था। आज भी इंडिया के अंदर में दो रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, बट स्टिल हमें थोड़ा सा कंपनी को भी समझना चाहिए अंदरूनी तौर के ऊपर में, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, राइट। कीप द माइंड्स एंड आइज ओपन। नेक्स्ट, देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर कंपनी जो लोन वगैरह जो बांटती है आज के दिन, तो मोस्टली जो लोन उठाती है उसका जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर में उठाती है। दैट मीन्स कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं लेती है ये कंपनी। तो मोस्टली हम लोग जब क्या कोई भी लोन लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के ऊपर में लोन लेते हैं, फ्लोटिंग पे लेना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो मार्केट में इंटरमीडिएट होती हैं वो सब ही मोस्टली फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर। फिक्स्ड में क्या होता है कि ये हमारा कि फिक्स हो जाता है, बट आपको अगर फिक्स का क्या है, इल्यूजन है, राइट। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना फ्लोटिंग वाला, तो आपका जो फिक्स्ड है ना वो चेंज कर देगी बैंकें। तो फ्लोटिंग से एटलीस्ट जितना, जब तक फ्लोटिंग है तब तक, जब कम है तो उतना तो बचाओ। फिक्स्ड में अल्टीमेटली वो फिर से बढ़ ही जाएगा, फिर आप जाओगे तो उसको चेंज करवाने जाओगे, एंड दिस वेरी वो खतरनाक काम है। तो फ्लोटिंग के साथ में हमें हमेशा इंटरेस्ट के ऊपर में लोन लेना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो मेरा कंपनी जो है, जो बैंक जो लोन वगैरह उठाती है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इनसे एनबीएफसी सबसे इतना इतना इन्होंने आज के दिन लोन्स वगैरह लिया हुआ, फिर उसको आगे बांटा, और इनका जो मोस्टली जो है 12% के आसपास का इंटरेस्ट को, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर में लोन उठा रही हैं आज के दिन। इट्स ग्रेट। नेक्स्ट, इनकी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो आज के दिन आ रहा है वो डायरेक्ट चैनल से आ रहा है, दूसरा डीएसए से भी आ रहा है। डीएसए मतलब जो ऐसे इनके एजेंट्स, इनको एजेंट्स मान लो, एजेंट्स के थ्रू आ रहा है, जो कि इनको जमा करवाते हैं और फिर बीच में कमीशन कमाते हैं। राइट। तो मोस्टली इनका जो रेवेन्यू है वो डायरेक्ट ही हो रहा है, सो बीच में रेवेन्यू मतलब क्रंच जा नहीं रहा है कहीं पर, रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है इनका। नेक्स्ट, इनकी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज के दिन आ रहा है वो सेमी अर्बन और रूरल एरिया से सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अर्बन से ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसलिए क्योंकि बिकॉज सेमी अर्बन और रूरल एरियाज जो है वही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे करते हैं। मोस्टली जो अर्बन एरियाज के अंदर लोग रहते हैं उनके पास में बहुत सारे और भी ऑप्शन होते हैं, बिकॉज दे आर फेमिलियर विद दिस ऑनलाइन थिंग्स, सो दे गो थ्रू दोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और मोस्टली जो रूरल्स और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर में होते हैं उनको इस टाइप की जो नॉलेज है वो थोड़ी कम होती है, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर सेल्स एजेंट्स के थ्रू जो है लोन बांटना पड़ता है, तो वहीं पर इनकी सबसे ज़्यादा अप्रोच आज के दिन देखने को मिल रही है। साथ में राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात में इनका सबसे ज़्यादा आज के दिन दबदबा देखने को मिल रहा है, इस पर्टिकुलर कंपनी के लोन्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो लोन बढ़ रहे हैं वो एमएसएमई सेक्टर में बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स बिजनेस के लिए लोन दिया जाता है, जैसे प्रोप्राइटरी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, जो कि स्मॉल लेवल के बिजनेसेस हैं, या फिर जैसे महिलाओं का जो आपस में जो स्कीम्स चलती हैं उनमें लोन बांटना हो गया। व्हीकल लोन भी अच्छे खासे बढ़ते हैं और कंस्ट्रक्शन लोन्स भी बढ़ते हैं। अब इनका अगर हम इंटरेस्ट रेट देखोगे ना तो आप लोग चौंक जाओगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब पर्सनल लोन कंपनी बांटती है, जिसका एयूएम आज के पास इनके पास में 9 करोड़ का एयूएम है, ये कमी है, पर्सनल लोन का एयूएम इनके पास में कमी है, बट द एवरेज यील्ड इज देखो 20% के आसपास में इनकी एवरेज यील्ड है। पर्सनल लोन के स्टिल ये कम कमा रहे हैं। अभी आगे देखो कि बिजनेस लोन में देखो ये 18% की इनकी एवरेज यील्ड है।
कंस्ट्रक्शन लोन में इनकी जो एवरेज यील्ड है वो 23% है, खतरनाक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आप लोग व्हीकल्स का अगर एवरेज यील्ड देखोगे तो 20%, 15%, एवरेज 20%, दे हैव, मतलब खतरनाक इनकी एवरेज यील्ड है। यहाँ पर देखने को मिल रही है एमएसएमई की इनकी 21% की एवरेज यील्ड देखने को मिल रही है। तो दैट्स ह्यूज अमाउंट, बिकॉज 12% पे कमा रहे हैं और बीच के अंदर में आपने जैसे मैंने बताया आपको 8% से लेकर के 15% के बीच में ये कमा रही है। सो दैट्स ए ह्यूज अमाउंट। नेक्स्ट यहाँ पर जो ओके नेक्स्ट चलते, ओके ग्रोस एनपीए, आई थॉट कि ये वाला स्क्रीनशॉट मैंने क्यों लिया है। यहाँ पर देखने वाला कंपनी का जो एनपीए है, ग्रोस एनपीए, वो 1% के आसपास में ही बना हुआ है। दैट इज़ वेरी गुड फॉर, बिकॉज यूजुअली जो इस सेक्टर में पर्टिकुलरली कंपनियां काम करती हैं उनका ग्रोस एनपीए साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस कंपनी की साइज आज छोटी है, बट स्टिल जितनी साइज छोटी है उसके हिसाब से भी इनका एनपीए का जो साइज है वो काफ़ी कम है। नेट एनपीए को देखना इतना कुछ खासियत नहीं है, बिकॉज ग्रोस एनपीए नेट एनपीए में इतना ही फर्क है कि जो पैसे हम ऑलरेडी मान के चल चुके हैं कि यार ये तो पहले ही डूब ही जाएगा, तो अगर उससे ज़्यादा डूब जाए तो वो नेट एनपीए में आता है। अगर उतना ही डूबे तो वो ग्रोस एनपीए में कवर कर लिया जाता है। सो 1% इज स्टिल फाइन फॉर द काइंड रिस्कियर लोन्स दे आर गिविंग। नेक्स्ट यहाँ पर यही है कि जो 30+ ज़्यादा दिन हो चुके हैं जिन्होंने ईएमआई पे नहीं की है वो 4% लोन्स हैं, और जिन्होंने 60 दिन हो गए उसके बाद में भी अभी तक ईएमआई पे नहीं की है वो 2.87 है। फिर रिकवरी एजेंट वाले जो हैं उसको एनपीए में डालने से पहले ही रिकवर कर लेते हैं। तो दैट्स इनके रिकवरी एजेंट्स काफ़ी ठीक हैं, आराम से दे दे भरना। वो गाली नहीं दे सकता मैं वीडियो के अंदर में, जैसे एजेंट्स वगैरह देते हैं। अब आई एम नॉट सेइंग कि दे आर डूइंग दिस, बट वीडियोस काफ़ी सारे हमें यूट्यूब के ऊपर में देखते हैं, तो रिकवरी एजेंट्स तो भाई रिकवरी एजेंट्स हैं, वो तो कुछ किसी भी तरीके से ले लेते हैं। इसीलिए तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे रिटर्न ऑफ लोन्स, जो लोन्स इन्होंने राइट ऑफ कर चुके हैं उनके अंदर में से भी रिकवरी निकाल के ले आते हैं। बैड डेट्स रिकवर्ड 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया। अब ये ऐसे तो निकलते नहीं है, वो कैसे निकलते हैं आपको भी पता है। तो इसलिए लोन ना ही लो इस टाइप की प्लेटफॉर्म से। तो मेरा बेस्ट ऑप्शन रहता है कि लोन अगर आपको लेना है तो सिविल स्कोर अच्छा रखो। अगर सिविल स्कोर अच्छा नहीं है फिर भी स्टिल देर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, मतलब बैंकें अच्छा लोन दे देती हैं जो कि सेंट्रलाइज्ड बैंक्स हैं, उनमें स्टिल आपको थोड़ा ट्रीटमेंट ठीक मिलता है रेदर देन दीज वंस ऑब्वियसली। नेक्स्ट बजाज से तो भाई, ओहो बजाज से तो सभी दुखी हैं। उनको तो कभी नंबर भी मत दे देना भाई लोग, अगर नंबर दे दिया ना बजाज वालों के पास, अगर नाम को आपका नंबर आ गया और उनको ये पता चल गया आपको लोन के पैसों की ज़रूरत है, फिर तो भाई आपका फ़ोन रोज़ बजेगा, दिन में भी शायद 10-10 बार बजेगा। उनसे बचने का एक ही तरीका है, वो बोलेंगे ना रमेश बोल रहा है कि, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो राकेश बोल रहा हूँ। वही तरीका है, 10-15 बार बोलोगे तो शायद बाद में मान जाए। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा हम रेवेन्यू के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इनकी बैलेंस शीट को समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 1412 करोड़ टोटल इस कंपनी में लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स ने जो पैसा लगाया हुआ है जिसको हम CRR बोल सकते हैं। सो 257 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टर्स के, बाकी सारा पैसा उधारी का, बिकॉज उधारी पे लेके उधारी पे दे रही है, तो इनके पास तो जितनी उधारी उतना बेटर बिजनेस, दैट विल बी गुड। सो इसमें तो कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट रेवेन्यू जो इंक्रीज है वो कैसा है, तो यहाँ पर 124 करोड़, फिर 164 करोड़, फिर यहाँ पर 231 करोड़ रुपीज़। सो काफ़ी अच्छा खासा इनका रेवेन्यू ग्रोथ है। ऐसे 600 लोगों की इन्होंने सेल्स टीम बैठा रखी है, वो रोज़ का कुछ ना कुछ तो ला ही रहे हैं। सो अच्छा काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट्स कितना निकाल ले पा रहे हैं, तो ये 16 करोड़, 22 करोड़ और 35 करोड़ के आसपास में ये नेट प्रॉफिट्स निकाल ले पा रहे हैं, जो कि टोटल अमाउंट का जो लगभग कितना 15%, 14-15% के आसपास में देखने को मिल जाता है। तो दैट्स ह्यूज अमाउंट, राइट। नेक्स्ट अब थोड़ा सा इनका अगर हम लोग कैश फ्लो में तो क्या ही देखना है, बिकॉज जितना कैश फ्लो नेगेटिव होगा ऑपरेशनल उतना बेटर है इसका। अब थोड़ा सा इसको कंपेयर कर लेते हैं सो दैट वी कैन हैव ए क्लियर आइडिया कि इन्होंने जो वैल्यू लगाई है खुद की वो कितनी लगाई है। 800 करोड़, 825 करोड़ रुपए। सो इस मार्केट में जो पी रेशियो निकाले थे सबसे पहले, तो यहाँ पर इन्होंने जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो है 36 करोड़ निकाला है, एंड यहाँ पर वैल्यू लगाई है 825। सो 825 डिवाइडेड बाय 36, तो 22 का पी रेशियो है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं मास फाइनेंशियल सर्विसेज 18, 20, 37, और यहाँ पर ये पर्टिकुलर CSL फाइनेंस 10 एंड एक्मे फिनट्रेड 9। सो बेसिकली देखा जाए तो इन्होंने जो वैल्यू लगाई है मोस्ट ऑफ द जो कंपनी जो इन्होंने कॉम्पिटिटर्स में अपने बताए हैं उनके मुकाबले इन्होंने ऑन एन एवरेज, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है, एनपीएज हैं और जो CRR है उन लेवल्स को देखते हुए और
जो AUM को जो इंक्रीज हो रहा है उसको सब कुछ को देखते हुए यहाँ पर जो वैल्यू लगाने की कोशिश की इन्होंने, ठीक वहीं पर वैल्यू लगाने की कोशिश की जिन्होंने ऑलरेडी जो मार्केट ने वैल्यू दे रखी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पीबी रेशियो के हिसाब से एक बार और देख लेते हैं। सो नेटवर्थ इज 257 करोड़ रुपीज़, यहाँ से उठा रही है 165, तो 400 करोड़ मान लो। खर्चा वर्चा निकालने के बाद में तो 400 के हिसाब से 2 का पीबी रेशियो, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पे तो 2, 3.4, 4.04, 1.38 एंड 0.83। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने अपनी वैल्यू स्टिल अगेन सही लगाने की कोशिश की है। सो हमें कुछ ज़्यादा यहाँ पे क्रीम देखने को नहीं मिल रही है दो कंपनी के। अगर हम लोग मार्केट अगर इसको बेस्ड ऑन इट्स AUM ग्रोथ अगर वैल्यू देना चाहे कंपेयरिंग विद द अदर प्लेयर्स, तो फिर इसको थोड़ा सा प्रीमियम की वैल्यू दे सकता है मार्केट। सो बेस्ड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन ग्रोथ, NPA एंड जो जिस तरीके से मैनेज चल रहा है बिजनेस उसको देखते हुए, और अच्छा खासा बीच में हैंडल कर पा रहे हैं वगैरह एजेंट्स एंड टोटल ब्रांचेज वगैरह सब कुछ को देखते हुए, तो मार्केट इसको थोड़ी बहुत वैल्यू दे सकता है। बाकी अगर इसके हिसाब से एक दूसरी कंपनी जिसका नाम है CSL फाइनेंस, जो कि इससे इसके जितना ही रेवेन्यू कमा रही है बट स्टिल नेट प्रॉफिट इससे काफ़ी बेटर निकाल ले पा रही है, क्योंकि वो 250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करके 32 करोड़ रुपए 33 करोड़ रुपए कमा रही है, और ये 72 करोड़ कमा ले रही है। स्टिल इसकी जो वैल्यू बनी हुई है वो मार्केट ने इसको 746 करोड़ की दी और उसको 832 करोड़ की तो महंगी लग रही है, राइट। बट बाकी चीज़ों को अगर हम लोग एक्सपेक्ट में लेते हैं तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो मुझे लग रहा है कि एट पार है, या फिर मार्केट अगर एक बार को थोड़ी बहुत वैल्यू दे भी सकता है तो 10-15% की दे सकता है। अदरवाइज इसको थोड़ा बहुत मुझे डाउन साइड में ही वैल्यू नजर आ रही है। मार्केट मतलब इसको थोड़ा सा दबा सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश की गई है, ऐसा नजर आ गया। तो एट पार या फिर ज़्यादा लगाने की यहाँ पर कोशिश की गई है, कंपेयरिंग विद अदर्स एंड लुकिंग एट एवरी अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। फाइनली सी यू टुमारो।